नमस्कार, भूमि आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं दिल्ली की रिनाउंड फैकल्टी श्री अमित सर के साथ, जो साइंस एंड टेक के विशेषज्ञ भी हैं। हमारा सवाल इनसे ये है कि सर, जो 54 साल पहले इसरो ने अपना सफ़र साइकिल और बैलगाड़ी पे शुरू किया था, आज वो सफ़र चांद तक जाके पहुंच गया है। आप स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का भविष्य क्या देखते हैं और इससे दुनिया को क्या लाभ हो सकता है और भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है। और जैसा कि अभी सर ने मेरे को एक क्वेश्चन किया है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सर, मैं अगर आपसे बात करूं तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आज से हम चलते हैं जो सपना डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने देखा था, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से, यानी भारत में अंतरिक्ष के जनक उन्हें कहा जाता है। ये जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं, जो चीज़ें चलती हैं, ये कभी उनका सपना रहा है और उसी सपने को आज इसरो पूरा कर रहे हैं। वर्तमान के अगर चेयरमैन की बात करूं, सोमनाथ जी, वो भी उन्हीं का सपना लेकर चल रहे हैं। और भारत में जब तक, कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, हाँ तब तक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का नाम रहेगा। उन्होंने ये जो, जैसे आपने नाम लिया, सर बताया भी था कि साइकिल पर, और बच्चे, जो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हो तो आप लोग जानते भी हो, कई बार सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो दिखता है सर कि साइकिल पर एक रॉकेट को लेकर गए हैं। बेसिकली एक मैं थोड़ा सा उस चीज़ में और चीज़ें बता देता हूँ। एक्चुअली में वो डर था सर, वो डर था जो पावर कंट्री थी उस समय, उन कंट्रीज से छुप करके वो कंट्री कोई उस एक्सपेरिमेंट में, उस एक टेक्नोलॉजी में अड़चन ना पैदा करें, कोई ऐसा पार्ट ना लेकर आएँ जिसकी वजह से वो चीज़ें पूरी ना हो। वो भी था और एक समय भी रहा है जब इसरो के पास चीज़ों का अभाव था। लेकिन उनके पास चीज़ों का अभाव हो सकता है, लेकिन उनके हौसलों में बहुत जान रही है। थुम्बा एक जगह पड़ती है केरला के अंदर, तिरुवनंतपुरम में एक गांव है, छोटा सा थुम्बा। उस गांव में एक चर्च होता था सर, आज भी है वो चर्च, सेंट मैकलेडन चर्च। उस चर्च में पहली बार भारत ने अपना साउंडिंग रॉकेट, वो जो साइकिल पर रॉकेट जाता है, वो साउंडिंग रॉकेट था भारत का पहला, रोहिणी 75, और उसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उसे लॉन्च किया था। अच्छा, उससे ठीक 2 साल बाद, वहाँ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही रॉकेट वहाँ से लॉन्च हुआ है, वहाँ से अमेरिका का रॉकेट 1967 में, 1967, नाइक एपोस करके एक रॉकेट है जो अमेरिका ने वहाँ से लॉन्च किया। अब अमेरिका ने लॉन्च किया सर, तो अमेरिका जब कहीं भी जाता है तो ऑब्वियसली बाकी लोगों की तो नज़र रहती है कि अमेरिका ने यहाँ से क्यों लॉन्च किया। एक्चुअल में वो जगह जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर के पास है। ये गॉड गिफ्ट लगा लो, ये भारत की भूमि का एक अपने आप में एक अपनी पहचान है, ये लगा लो। अब उसके साथ साथ जब 1975 में कि सर, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, वहाँ से रॉकेट ऊपर भेजने में क्या हमें हेल्प मिलती है, वहीं से क्यों अक्सर भेजते हैं सर? जी सर। देखिए प्यारे बच्चों, आपके ब्रेन में ना कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि इसरो का स्टेशन दिल्ली में क्यों नहीं है, जी जी सर, जी। इसरो का स्टेशन लखनऊ में क्यों नहीं है, यूपी में कहीं होना चाहिए या कहीं कहीं और नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैं अगर बात करूं थुम्बा की, एक और जगह है मंगलुरु, बेंगलुरु की बात करें, हसन की बात करें, श्रीहरिकोटा की बात करें, इनको जब आप एक देखेंगे ना तो आपको एक ही एल्टीट्यूड में मिलेंगे। ये एक ही लैटिट्यूड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से जियोग्राफी में। तो वहाँ एक ऐसा पार्ट है सर, जब एक तो पहली बात तो वो समुद्र के किनारे हैं, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो आम जनता को नुकसान ना हो। दूसरा, हमें विश्वास है पीएसएलवी जैसे हमारा जो रॉकेट है सर, हम लोगों ने पीएसएलवी की सीरीज के अब तक जो रॉकेट लॉन्च किए हैं, मैं अगर आपसे पीएसएलवी की थोड़ा सा बात करूं तो पीएसएलवी एक ऐसा रॉकेट है जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो सैटेलाइट रोटेट करते हैं
उनको छोड़ने में उसका यूज़ किया जाता है। PSLV अपने सेगमेंट में सबसे टॉप क्लास का रॉकेट है सर। आज तक पूरे विश्व में ऐसा रॉकेट नहीं बना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वहाँ जगह ऐसी है हमारे लिए, कई बार होता है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव हम सब सोच करके चलते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उससे बचा जा सकता है। साथ में वहाँ से फ्यूल की जो पावर है, जैसे बाकी जगह अगर आप यूज़ करेंगे तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, वहाँ से फ्यूल की बचत हमारी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, ये भी ग्रेविटेशनल का भी पार्ट है। एक ऐसा पार्ट है जब क्योंकि रॉकेट को 2 फ्यूल की ज़रूरत होती है सर। एक तो उसको सॉलिड फ्यूल की ज़रूरत होती है थ्रस्ट के लिए, जब वो थ्रस्ट यानी अर्थ के ग्रेविटेशन को ब्रेक करता है, फिर उसके लिए एक लिक्विड फ्यूल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन उसे कहा जाता है, उसकी ज़रूरत होती है, वो स्पीड के लिए होती है। और बाकी इसरो अपने मिशन के लिए जाना ही जाता है सर। जी सर। सर इसरो ना सिर्फ अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के भी रॉकेट लॉन्च कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों के जो तीसरी दुनिया की जो कंट्री हैं, जो अभी डेवलपिंग हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके भी रॉकेट वो लॉन्च कर रहा है। तो इससे स्पेस में उसके क्या कहते हैं कि आर्थिक लाभ का क्या भविष्य है, कैसे उससे और मतलब इसको एक व्यावसायिक रूप से इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है भारत का, या वो कहाँ पर स्टैंड करता है इस वक्त? देखिए सर, अंतरिक्ष का जो व्यापार है ना, वो $400 बिलियन का है। जी सर। और जो छोटे कंट्री हैं, जैसे कुछ मझोले कंट्री हैं, अफ्रीका से कंट्री हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे, हम और आप क्या देखते हैं कि मुश्किल से 10 से 12 कंट्री हैं जिनकी स्पेस एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले नासा बनना सर 58 के अंदर आता है, फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी आती है, उसके बीच में नासा ने अपने प्रॉफिट के लिए सुपार्को बनवाया, पाकिस्तान की एजेंसी बनवाई, वो तो आज ना के बराबर है सारी चीज़ें। यूरोपियन स्पेस एजेंसी आती है, हमारी इसरो आती है, जापानीज स्पेस एजेंसी आती है, चाइना मैन स्पेस एजेंसी आती है, इजराइल एजेंसी आती है, रास्कॉस्मोस आती है जो USSR की होती थी पहले, आज रसिया की एजेंसी है। तो ऐसी कुछ ही एजेंसी हैं जो ये काम करती हैं। लेकिन इनमें से इंडिया का या इनमें से इसरो का जो रोल है, इसरो जो अपने कोई भी मिशन, जैसे मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूँ, जेम्स कैमरून एक हॉलीवुड के बहुत बड़े जो है डायरेक्टर हैं, वो जितने पैसों में, जिससे ज़्यादा पैसों में मूवी बनाते हैं, इतने कम पैसों में तो हम स्पेस मिशन लॉन्च कर देते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि भाई इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। देखिए सर, सबसे पहले तो इसरो क्या है? इसरो एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। और आज इसरो की सिचुएशन ये है कि अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो इसरो का जो इंटरफेयर था वो 5% तक था सर। लेकिन आज वो इंटरफेयर उस $400 बिलियन में वो 8% तक हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लॉन्च किया, वही इंटरफेयर जो है, वही आज इंडिया की इसरो की भागीदारी वो 20% तक पहुंचने के चांस हो गए सर। अब इससे क्या मिला? क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ था कि जापान जो है वो इसरो के साथ मिल करके पोल पर ही, वही पोलर पर ही एक मिशन प्लान कर रहा है। जापान एजेंसी, वो एजेंसी हालांकि हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हमारे जो है भारत देश का, लेकिन ये एक अचीवमेंट है सर। नासा निसार जैसे मिशन इंडिया के साथ मिलकर के लॉन्च कर रहा है। आदित्य L1 जो हम अब लॉन्च कर रहे हैं, 2 सितंबर को लॉन्च होना है, इसके अंदर नासा इन्वॉल्व है। वो चाहता है कि इसरो ऐसे मिशन को लॉन्च करे ताकि जो स्टडी, क्योंकि सर क्या होता है, 100 किलोमीटर तक तो अर्थ का एरिया माना जाता है। जैसे इंडिया का एरिया अगर हाइट में जाए तो 100 किलोमीटर तक है, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद जो इंसान जाता है वो एक ह्यूमैनिटी को शो करता है, वो मानवता को शो करता है। आज ये चंद्रयान 3 जो हमारा वहाँ भी प्रज्ञान जो है वो भारत के तिरंगे को गौरवान्वित कर रहा है वहाँ पर, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नासा के लिए या इंडिया के लिए बेनिफिट है। इस पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सबके लिए बेनिफिट है सर। वो वहाँ पानी के लिए, वो वहाँ मिनरल के लिए, वो वहाँ जो अलग अलग मेटल्स के लिए वो रिसर्च का जो कर रहा है वो सबके लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं है,
लगभग अगर बात करें तो लगातार इसरो अपनी छाप बना रहा है, और इसरो की ही नहीं, हम 140 करोड़ भारतीयों का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, और लगातार हम अपना काम कर रहे हैं सर। तो देखा आपने, आज हमने इसरो पर बात की। ऐसे ही किसी दिन आदित्य L1 पे बात करेंगे, गगनयान पे बात करेंगे, मंगलयान पे बात करेंगे, और दूसरे अभियानों पे बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।